हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी टेट के मॉडल आंसर। ठीक है, जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है उसके बारे में देखने वाले हैं। जो अभी पिछले संडे को यानी कि 9 जनवरी को आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम है, उसका हम लोग पेपर 2 देखने वाले हैं। पेपर 1 का जो मैंने सीडीपी का पोर्शन आपको पहले ही उसके जो है संभावित आंसर बता चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पेपर 2 का करने वाले हैं। ठीक है, जो 6 to 8 पेपर 2 होता है उसका हम लोग मॉडल आंसर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल भी देखने वाले हैं कि उसका जो है वो आंसर क्यों होगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये जो सेट है दोस्तों वो आपका रहने वाला है सेट बी। ठीक है, ये सेट बी है। सभी सेट में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन का क्रम जो है चेंज हो जाता है। तो मैं जो है सेट बी से ये आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने सेट के हिसाब से आंसर को करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए कौन सा उपाय जो है यहाँ से अपेक्षित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को जो है विशेष विद्यालय भेजने को कहना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है किसी भी बच्चे को या किसी भी माता पिता को जो है निःशक्त बच्चों को किसी विशेष विद्यालय में भेजने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको एक नॉर्मल विद्यालय में सभी बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए कहा जाता है। जो विकलांग बच्चे हैं या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी कि हर एक बच्चे को साथ में पढ़ने का अधिकार है, ये कहता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है। तो सकारात्मक पक्ष की बात की जा रही है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन है मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, नैतिक विकास तेजी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कौशल, क्योंकि एक जो समावेशी कक्षा होता है एक समाज का ही एक छोटा रूप है। ठीक है, वहाँ हर एक तबके के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे विकलांग है या सामान्य है, चाहे मंद बुद्धि बालक है या फिर एक प्रखर बुद्धि वाला बालक है, हर एक बच्चा साथ में पढ़ता है। तो उसका जो है सामाजिक कौशल का विकास आसानी से वहाँ पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसमें बालिका और सामान्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया है। ये क्यों किया गया है, किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, समता और समानता। ठीक है, तो ये समता और समानता क्यों होगा, क्योंकि जो पिछड़े बालक होते हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य बालकों से पिछड़े हुए होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बालिकाएं होती हैं, आप सबको पता है कि कई बार जो है बालिकाओं को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है, पैसों की कमी की वजह से या फिर समाज में कुछ कुरीतियों की वजह से। तो अगर आप देखें तो सामान्य लोगों की लाइन ये होती है, तो जो पिछड़े और जो बालिकाएँ होती है उनकी लाइन इस तरह से होती है। ठीक है, एक तरह से तो क्या किया जाता है कि उनको समानता का अधिकार देने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि एक समान अवसर सबको प्राप्त हो सके। तो ये जो है समता और समानता का यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा का आदर्श है। भाषा कक्षा आदर्श है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करना जो है एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा का आदर्श है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पर आपको एक जो है स्लाइड शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इसका जो 36 मिनट है इसको 6-6 मिनट करके इतने यहाँ पर डिवाइड किया गया है और टोटल कुल मिलाकर के 36 मिनट के यहाँ पर समय दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए।
ठीक है। समस्यात्मक बच्चे के साथ टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल के द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक की जॉब ऑफर की जा चुकी है, जहां पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है, जो कि 7 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक टेस्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। जैसे कि यहाँ पर हाइक कंपनी की हायरिंग है, जहाँ पर आपको एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर 25 से 35 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी मिल सकती है। वहीं पर आपको माई स्कूट में एज ए डाटा एनालिस्ट 6 से 8 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने साइन अप कर लिया है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए फ्री टेस्ट के लिए। इसके अलावा एक बार टेस्ट देने वाले कैंडिडेट कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट क्लियर करने पर 15 दिन के अंदर 100% गारंटीड जॉब पा सकते हैं। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय अकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, विभिन्न रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं जैसे कि शारीरिक और विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो है, खास शिक्षा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा समावेशी शिक्षा की जो है तरफदारी की जाती है, समावेशी शिक्षा जो ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ जितनी चीज़ें दी गई हैं वहाँ इस बात की ओर इशारा नहीं किया गया है कि सबको एक साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एकीकृत या समावेशी शिक्षा इसका उदाहरण नहीं होगा। खास शिक्षा, इसमें विशेष शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना गया है? ठीक है, क्रोध, भूख, डर या फिर स्थान छोड़ना। स्थान छोड़ना, यहाँ पर स्थान छोड़ना के लिए इंग्लिश रिट्रीट होता है। तो रिट्रीट का मतलब होता है जैसे कहीं दूर चले जाना या फिर किसी अलग स्थान पर चले जाना। ठीक है, अलग, एकांत में। तो ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्थान छोड़ना, क्योंकि ये एक तरह से ये गत्यात्मक क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर संज्ञानात्मक की बात की जा रही है, तो क्रोध, भूख और डर संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएंगे और स्थान छोड़ना ये जो है गत्यात्मक होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? तो इसका ये जो क्वेश्चन है उसको अभी के लिए हम लोग स्किप करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्य समान बच्चों के साथ। तो ये जो है एकीकृत शिक्षा में यही होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? कौन से कौशल में जो है पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो ये जो है परिचय कौशल, यानी कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में जो है पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। ठीक है, तो जब परिचय कौशल स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में जो बच्चों की पूर्व ज्ञान होती है उसको लेने का कौशल जो है एक शिक्षक को आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय या इनमें से सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता शरीर के बाहर से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों से। तो शारीरिक विकास का संबंध शरीर के बाहर से होता है, कंकाल तंत्र से भी होता है और मांसपेशियों की वृद्धि से भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि से जो है शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा वातावरण?
क्योंकि ये जो हमारे शिक्षा शास्त्र में ये कहा गया है कि व्यक्ति को या किसी बालक को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला तो एक हो जाता है इन्वायरमेंट, और आपका दूसरा हो जाता है हेरिडिटी, या फिर उसी को हेरिडिटी या फिर जीन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जीन्स व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रभावित करते हैं, और जीन्स के अलावा और जो दूसरी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जीन्स के अलावा जो भी व्यक्ति या बच्चों पर प्रभाव डालता है वो होता है वातावरण। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिभाशाली छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं उनके गुणों में से एक गुण है अपने निर्णयों में, यानी कि इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। ठीक है, तो जजमेंट में वो स्वतंत्र होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सालेय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए। तो ये तीनों जो है सही हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन इन तीनों की वजह से ही जो है किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर से CCE यहाँ पर आपका पेपर 2 में CCE से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रकार, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करना। तो ये जो याद करने वाली, रटने वाली चीज़ें हैं वो उसको नकारा गया है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करने, ठीक है, तो ये भी याद करने वाला चीज़ है, बच्चों को याद करने पर जोर दिया जा रहा है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद करने के कौशल विकसित करने में मदद करें, तो ये भी याद करने वाला है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए। सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का। तो वैसे तो चारों स्वभाव जो है इसमें पाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें चारों आंसर फिट बैठते होते हैं, लेकिन उन चारों में से सबसे जो है अच्छा आंसर आपको ढूंढना होता है, सबसे उपयुक्त आंसर ढूंढना होता है। तो इसमें अनुकरण करने का जो है स्वभाव बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है। क्वेश्चन समझिएगा पहले। एक बच्चा जो है रचनात्मकता में औसत है, यानी कि एवरेज है, अपनी क्रिएटिविटी में एवरेज है, अपनी शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च है, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने जो है स्कूल में। सामाजिक विकास में यानी सामाजिक तौर पर वो बहुत बेकार है या ख़राब है। तो ये किसका उदाहरण है? यानी अलग अलग क्षेत्रों में एक बच्चा अलग अलग प्रदर्शन कर रहा है। तो मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर है, या फिर व्यक्तिगत अंतर है, या फिर इंट्रा व्यक्तिक अंतर है, या फिर इंटर व्यक्तिक अंतर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंट्रा व्यक्तिक अंतर। तो इंट्रा का अंतर, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है एक ही व्यक्ति में जो अलग अलग जो है डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि वो रचनात्मक तौर पर और कुछ प्रदर्शित करता है, शैक्षणिक उपलब्धि उसकी अच्छी या ख़राब हो सकती है, और सामाजिक उपलब्धि जो है कुछ और भिन्नता हो सकती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर एक ही बच्चा अलग अलग प्रदर्शन करता है तो इंट्रा व्यक्तिक अंतर्गत, डिफरेंसेस के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, और इंटर व्यक्तिक अंतर्गत क्या होता है? इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। इंटर व्यक्तिक यानी अलग अलग व्यक्तियों में जो अंतर होता है वो होता है इंटर व्यक्तिक, लेकिन इंट्रा व्यक्तिक एक ही व्यक्ति में जो अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं उसको इंट्रा व्यक्तिक अंतर या फिर डिफरेंसेस कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य या फिर समझ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मूल्य। ठीक है, मूल्य यानी कि वैल्यूइंग ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23। पाठ्यक्रम गतिविधियाँ अधिकतर से संबंधित है। किससे संबंधित है ज़्यादातर जो है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास, यानी कि पूरे सर्वांगीण हर तरह से विकास से संबंधित पाठ्य संगामी क्रियाएं या सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जो होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ही रखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खालिस्तान हैं, तो आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये दोनों यानी कि इमोशन और कॉग्निशन जो है एक दूसरे से इंटरवोवन होते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कथन है, हमारे बीच ऐसे लोग हैं
जो कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे, कुछ काले, कुछ पुष्ट और कुछ कमज़ोर हैं। यानी ये डिफरेंसेस को बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो यह किस स्थापना सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता या व्यक्तिगत उन्नति। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसके ऊपर फिट बैठ रहा है, इंडिविजुअल डिसिमिलरिटी, ठीक है, डिसिमिलरिटी। तो ये जो है व्यक्तिगत असमानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से 26 जो क्वेश्चन है वो भी वही क्वेश्चन है, एक तरह से इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, नहीं यानी हर एक बच्चा अद्वितीय है, यह किस कथन को जो है संदर्भित करता है? निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण या फिर व्यक्तिगत भिन्नता। तो फिर से वही व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक बच्चा SW को WS यानी सॉ को वाज पढ़ता है और उसके बाद न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। इस अंतर को पहचानना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायलेक्सिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका उच्चारण गलत दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख लेना है। डिसलेक्सिया को यहाँ पर डायस्लेक्सिया। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ था कि जहाँ पर इंग्लिश हिंदी आपको समझ में नहीं आती, इंग्लिश ज़रूर देखा करिए। इंग्लिश सेम रहता है, हिंदी के मायने कई बार बदल जाते हैं। तो डिसलेक्सिया में ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चा सा को वास पढ़ता है और अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो इस तरह से डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक छात्र को शैक्षणिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदी में जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग बदल जाते हैं। आप लोग इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लिया करिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है ग्रेडिंग सिस्टम के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है B2 C1 C2 B1। तो एक स्लाइड आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने आपके लिए लगाया हुआ है बहुत ही आपको इजी तरीके से इसको समझाने के लिए। तो ये जो ग्रेडिंग CCE के तहत जो ग्रेडिंग पद्धति है उसके तहत इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C2, क्योंकि C2 जो है 47 अंक जो है C2 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन दैनिक मूल्यांकन छात्रों के विकास का और उसके अलावा हर एक विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। एक कक्षा में सभी छात्रों को नियमित मूल्यांकन करता है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए किया जाता है, इस वजह से उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30वां नंबर का प्रश्न जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है CDP का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा तरीका पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस इवेल्युएशन यानी कि सतत मूल्यांकन। इसमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये तरीका मूल्यांकन का सबसे अच्छा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन इस हिसाब से आप लोगों के सही हुए हैं। अगर आपके हिसाब से इनमें से कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए तो वो भी आप लोग बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि व्यापम के द्वारा जो भी मॉडल आंसर जारी किया जाएगा उसका आंसर मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से भिन्न जरूर हो सकता है। तो उसके लिए देखते हैं कि मॉडल आंसर में क्या आंसर लिया जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।